फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एजम्पशन ऑफ द लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स इन फ्लेक्सुरस एज द आईएस कोड ऑफ 738.1। हमारी जो क्लास है जो हमारी क्लास है वो क्लास है 38.1। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स। फिर विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? फ्लेक्सुरल के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। फ्लेक्सुरल किसकी बात करता है? फ्लेक्सुरल किसके कारण प्रोड्यूस होता है? फ्लेक्सुरल बेंडिंग मोमेंट के कारण प्रोड्यूस होता है। बेंडिंग मोमेंट किसके कारण आता है? लोड के कारण आता है। लोड के में के कारण डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट होने के कारण उसके डिफ्लेक्शन यानी कंप्रेशन और टेंशन का फॉर्मेशन होता है। कंप्रेशन और टेंशन के फॉर्मेशन होने के कारण बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। ठीक, क्योंकि उसको बैलेंस करना पड़ता है। मान लीजिए आपका ये बीम है जब ये बीम डिफ्लेक्ट हुआ है तो यहाँ पर कंप्रेशन बना या टेंशन बना। तो इसमें क्या होता है कि इसके न्यूट्रल एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं होता। आप यदि न्यूट्रल एक्सिस को ड्रा करो, इसको न्यूट्रल एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं होता, जबकि इसके कंप्रेशन मान लीजिए फाइबर है तो कंप्रेशन फाइबर में मेंबर अंदर की ओर धंसता है और टेंशन में उठता है। तो हमारी मान लीजिए पहले पोजीशन पर थी, जब कंप्रेशन फाइबर में आया तो अंदर की ओर हो गया था और टेंशन में ये बाहर की ओर हो गया। यानी इधर हमारी क्या होगी, ये अंदर की ओर धंस जाती है। ऐसे ही इधर भी फ्रेंड्स बन जाएगा। ये हमारी सरफेस है, ऐसे बन जाती है। यानी टेंशन मेंबर में देखिए अब फाइबर आपका बड़ा हो गया, टेंशन फाइबर, और जबकि कंप्रेशन फाइबर छोटा हो गया। ऐसे ही इस पे होता है कंप्रेशन फाइबर, टेंशन फाइबर। तो इसमें जो ये स्ट्रेन डायग्राम बना है, इस स्ट्रेन के कारण क्या होता है, इसमें बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। तो बेंडिंग मोमेंट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको फ्लेक्सुरल के बारे में कंसीडर करेंगे। ठीक है। इन आप उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसके हम क्योंकि हमें एजम्पशन के बारे में पढ़ना है तो एजम्पशन के पढ़ने से पहले इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें काम देगी एजम्पशन को अच्छे से समझने के लिए। पहला इन्होंने बोला है इन द फिगर व्यू द सम प्लेन इनसाइड द बीम। हमारी ये बीम है, ये हमारी बीम है, इसके अंदर कुछ प्लेन का फॉर्मेशन हमने दिखाया हुआ है। जबकि हमारी प्लेन है, लेंथ है, विड्थ है। तो इसमें हमने क्या किया, कुछ इसके अंदर हमने प्लेन के फॉर्मेशन को आपको शो कर दिया है। जैसे हमारी एक ये प्लेन है, ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। जब अब इस पे लोड लगाओगे, लोड लगाने के कारण ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। जब ये डिफ्लेक्ट करेगी तो डिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये जो प्लेन है जब ये डिफ्लेक्ट करेगी तो बी का फॉर्म मतलब बी फिगर का फॉर्मेशन होगा। बट जो ये प्लेन सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस चेंज हो जाती है कर्व सरफेस में। प्लेन कर्व शेप में कर्व शेप में चेंज हो जाएगी। यानी प्लेन शेप था वो कर्व शेप में चेंज हो गया। बट किसी भी कर्व शेप को हम प्लेन सरफेस नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन शेप को हम कर्व शेप को हम प्लेन शेप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कर्व के फॉर्मेशन के लिए 3 डायमेंशन की रिक्वायर होती है, जबकि प्लेन के फॉर्मेशन को रियलिटी में जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है के लिए सिर्फ 2 ही डायमेंशन की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हम थ्योरी पढ़ते हैं। व्हेन द beam bend, our the first impression would be that the plane will bend into the curve shape as is shown in figure. If the plane bend into a curve shape, आप देखिए आप जो का प्लेन बेंड था वो प्लेन सरफेस था, यानी प्लेन जब बेंड हुआ इनटू ए कर्व शेप में, वो क्या हुआ, बेंड हो गया। यहाँ पर देखिए आपका कर्व शेप में बेंड हुआ। ये पहले क्या था, ये प्लेन था, अब ये कर्व में फॉर्मेशन हो गया है। इट कैन बी नो लॉन्गर बी कॉल्ड अ प्लेन बिकॉज सच ए कर्व सच ए कर्व विल हैव बी 3 डायमेंशन। इसको हम रियलिटी में प्लेन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कर्व के लिए 3 डायमेंशन की रिक्वायर्ड होती है। जबकि जबकि रियल में जो प्लेन होता है, प्लेन के लिए सिर्फ 2 डायमेंशन की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आप प्लेन सरफेस बोलते हो, प्लेन सरफेस के लिए सिर्फ 2 ही डायमेंशन तो होती है, एक्स वाई। लेकिन आप जब कर्व सरफेस यानी 3D का फॉर्मेशन करोगे तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों की रिक्वायर्ड होती है। तो रियलिटी में जो प्लेन सरफेस होता है उसमें 2 ही क्या होती है, डायमेंशन होती है। इसके बिहेव से यदि देखें तो इसमें सिर्फ जो 2 डायमेंशन है वो प्लेन सरफेस हैविंग ओनली 2 डायमेंशन। फर्स्ट
लेंथ एंड सेकेंड विथ इट हैज नो थिकनेस, इसका कोई थिकनेस नहीं होगा, नो हाइट्स एंड नो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर की बात कर रहा है, नहीं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात। इसमें यदि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जब इसमें एम ओवर आई, सिग्मा ओवर वाई और ई ओवर आप प्रूव करिए, तो यहाँ पर जो ए आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन द कर्व सरफेस। जब लेकिन यहाँ इन्होंने जो कर्वेचर का फॉर्म बोला है, इन्होंने जब ये आपका जब एक कर्व के फॉर्म में है तब यहाँ पर फ्री है, यहाँ पर हाइट थिकनेस भी हो सकती है इसकी, कर्व की कर्वेचर भी हो सकती है। बट जो आप प्लेन की बात करो तो प्लेन की बात करो तो ये कर्वेचर नहीं होना चाहिए, यानी ये ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी प्लेन होना चाहिए। तब यही इन्होंने बात किया है कि यहाँ पर कर्वेचर नहीं होनी चाहिए और इसकी कोई हाइट नहीं होनी चाहिए और इसका नो थिकनेस, कोई थिकनेस नहीं होगा। तब यदि आप प्लेन को मानते हो तब ऑल द प्लेन all the plane section which है perpendicular to the axis of bending, तभी हमारी प्लेन सेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ द बेंडिंग, यानी जो हमारी बेंडिंग एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारा वही थ्योरम बोला है जिसको अभी हम प्रूव करने अरे मतलब देखने वाले हैं कि रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, यानी जो हमारा बचा हुआ प्लेन है वो भी आफ्टर बेंडिंग के बाद क्या होगा, प्लेन ही होगा। एंड शोइंग फिगर देखिए ये आफ्टर द बेंडिंग था, आफ्टर द बेंडिंग और ये बिफोर द बेंडिंग, बिफोर द बेंडिंग ऊपर वाला जो आपका है बिफोर द बेंडिंग है और नीचे आफ्टर द बेंडिंग ये आपका क्या है, बिफोर द बेंडिंग है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बिफोर द बेंडिंग भी ये प्लेन था और आफ्टर द बेंडिंग भी ये क्या है, प्लेन है। तो यही हमारा पहला एजम्पशन होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए आपका ये जो सरफेस है बिफोर द बेंडिंग, बेंडिंग के पहले ये क्या था, वाली प्लेन थी लेकिन आफ्टर आफ्टर द बेंडिंग, बेंडिंग के बाद भी क्या है, ये हमारी प्लेन ही है। देखिए प्लेन, तो हमारी ये पहला एग्जाम्पल है, ये हमारा पहला थ्योरम है और एजम्पशन है फ्रेंड्स कि हमारा बिफोर द बेंडिंग एंड आफ्टर द बेंडिंग प्लेन इज प्लेन, यानी सरफेस जो होगा वो प्लेन ही रहेगा, कर्वेचर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। एंड एलिवेशन, हम इसका एलिवेशन व्यू देखें किसका, इस फिगर का। यदि हम ये व्यू देखिए, देखिए ये वाला पार्ट देखिए हमारा एलिवेशन व्यू है। द एलिवेशन व्यू, in the elevation view beam after bending is shown in the figure। बेंडिंग के बाद हम क्या करें, इसका एलिवेशन व्यू लिए हैं, यानी आपका यदि इसका नाम रख दो फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर भी हम इसको ए बी कर सकते हैं। मान लीजिए ए हमारा ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, ए बी सी डी। तो यही हमारी यहाँ पे है ए बी सी डी है। अब यहाँ से एक अब सेक्शन हमने लिया है, हमारा पी क्यू हमने क्या किया, कट किया है। तो पी क्यू जब हमने लिया है तो अब पहला एजम्पशन हमारा यही था, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। ठीक, इतना हमें पता चल गया। अब दिस एजम्पशन, इसके एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि क्यों बोला है, इस एजम्पशन से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे, यानी कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, इससे जो हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे वो निकालेंगे दिस एजम्पशन मीन दैट द स्ट्रेन एट द पॉइंट एट एनी पॉइंट, मतलब जो हमारा स्ट्रेन होगा किसी भी पॉइंट पर ऑन द क्रॉस सेक्शन किसका, बीम का क्रॉस सेक्शन directly proportional to the distance from it is the natural axis, this means strain diagram is linear। अब देखिए मान लीजिए कि हम एट ए पॉइंट अप इतना, हमारी पॉइंट अप x मान लो, ये पॉइंट हमारी y मान लो, यदि x पर चेंज ऑफ द यहाँ पे कुछ आपका x डिस्टेंस पे dx का चेंजमेंट हुआ, आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये डिस्टेंस हमने माना, ये x डिस्टेंस है, इसको पॉइंट को आप फ्रेंड्स बदल लीजिए नहीं कंफ्यूज में हो जाएंगे, यानी पॉइंट को हम क्या करें P और D मान लेते हैं ना फ्रेंड्स। तो हमारे ये स्टेट x डिस्टेंस में और इसमें कितना चेंजमेंट हुआ डेल्टा x का। तो इन्होंने यही बोला है
कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन डेट मीन्स मतलब इसका बोला है मीन्स डेट द स्ट्रेन एट एनी पॉइंट, स्ट्रेन एट एनी पॉइंट, मान लीजिए स्ट्रेन हमारा किसी भी पॉइंट पर एक्स है, तो इस ऑन द क्रॉस सेक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से हमें डिस्टेंस इसका कितना माना है, हमने एक्स डिस्टेंस माना है, तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेन को ऐड कर देंगे और इंटू एक्स, तो आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चिन्ह मिल गया कि जो आपका स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, यानी पहला एजप्शन से हमें ये पता चल गया कि जो ये इक्वेशन है, यानी देखिए आपका डेल्टा एक्स इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। देखिए ये हमारा शोध है एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसके पावर वन है, जो पावर वन होता है तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन को शो करता है। तो लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को जब ये शो कर रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। यानी यहाँ पर जो स्ट्रेन का डायग्राम का फॉर्मेशन हुआ है ये हमारी क्या होगी, एक लीनियर फॉर्मेशन हुआ है, भाई लीनियर फॉर्मेशन आपका लीनियर है। बट आप देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज, देखिए पी क्यू हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये पी है और ये हमारी क्यू है, स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज ए बी विल रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। हमारी क्या है, ए बेंडिंग के पहले का प्लेन है ए बी, और पी क्यू क्या है, बेंडिंग के बाद का प्लेन है, और ये आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। पी क्यू स्ट्रेट लाइन नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, बराबर नहीं है फ्रेंड्स, यानी ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है एक तरह से। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज ए बी रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। ये हमारा पहला जो इन्होंने हमारा पहले ऑब्जेक्शन दिया था उससे हमारा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकला। अब दूसरा हमने देखते, दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा बोला है द मैक्सिमम strain in the concrete at which the outermost compression fiber taken as 0.0035 in a bending, यानी बेंडिंग आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंडिंग है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, और तीसरा है कि आपका ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन आपकी कितना है, स्ट्रेन कितनी है 0.0035, यानी इसको बोल सकते हो 0.35%। अब देखिए, अब यहाँ स्ट्रेन ही डिफाइन करता है कि हमारा कंक्रीट फेल होगा, यानी स्ट्रक्चर को फेल होने के लिए हमारा स्ट्रेन ही डिफाइन करेगा। अब देखते हैं कि हमारा 0.0035 कैसे आया, या तो कोड ने क्यों इतना ही लिया, उसके लिए हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लैब में डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं, कि हम लैब में डिफरेंट तरह का क्या किए, टेस्टिंग किए। टेस्टिंग आप हर मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड का कंक्रीट है, आप M10 का है, ये आपके पास M50 का है, आपके पास M20 का है, या आपके पास M25 का है, तो आप इसको ले जाके लैब में टेस्ट करोगे फ्रेंड्स। लैब हमने बोला है शुरू में फ्रेंड्स, सॉरी यदि फील्ड बोला होगा, लेकिन ये लैब में जब आप लैब में टेस्टिंग करोगे इसको, तो आपको देखोगे ना इसका जो स्ट्रेन और स्ट्रेस, या तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा वो क्या होगा, ऐसे बनेगा, M10 का ये है, M50 का ये है, M20 का है, M25 का है। तो आप देखिए जैसे जैसे आपकी ग्रेड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपकी ग्रेड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, आप देखिए कि आपकी जो कर्व है वो डक्टिलिटी से ब्रिटलनेस की तरफ जा रही है। यानी पहले हमारी स्ट्रेंथ, कोई भी कर्व की आपकी जब पहले देखिए स्ट्रेंथ इतना था लगभग 4%, अब दूसरे में देखिए स्ट्रेंथ की वैल्यू घट गई, यानी इसकी वजह से देखिए थर्ड में हमारी ये डक्टिलिटी इतनी तेजी से घट रही है,
तो हमारी जब इन्होंने लैब में काफी टेस्टिंग किया, काफी टेस्टिंग के बाद इन्हें पता चला कि हमारा ये तो लैब का डायग्राम है। इन्होंने लैब के डायग्राम को इन्होंने उठा के फील्ड में लाया। जब इन्होंने लैब के डायग्राम को उठा के फील्ड में लाया तो उन्होंने इसमें कुछ चेंजमेंट किया। चेंजमेंट इन्होंने ये किया, इन्होंने देखा कि 0.02% पर 0.2% प्रेफरेंस या 0.002 पर हमारी एक ऐसी पॉइंट मिल रहा है, पीक पॉइंट मिल रहा है सभी कर्व में एक पीक पॉइंट मिल रहा है। इसी पीक पॉइंट का इन्होंने फायदा उठा के कहा कि हमारा 0.2% स्ट्रेन पर सभी पीक वैल्यू समान है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीक वैल्यू की इधर वाला सभी पार्ट को इन्होंने रिमूव कर दिया, किसी भी शेप में उससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने इसके बाद यहाँ से इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया और हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करती है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब उसके बाद उन्होंने जब टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के दौरान उन्होंने पाया कि 0.35% पर हमारी जो कंक्रीट है, कंक्रीट की ट्यूब है, में क्रैक जनरेट हो जा रहे हैं सभी में। तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं रखेंगे, यदि इसके ज़्यादा स्ट्रेन रखेंगे तो हमारी जो कंक्रीट होगी उसमें क्रैक भी आ जाएगा। क्रैक आने के बाद वो ब्रिटलनेस, क्योंकि हमारी जो कंक्रीट होती है जब भी फेल होगा उसमें वो ब्रिटल फेलियर कर देगी। ब्रिटल फेलियर का मतलब हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा वो तुरंत ढह जाएगा मतलब तुरंत आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाओ, वो थोड़े ही समय में बैठ जाएगा। कि अब यदि आपको ये देखना है कि आपको 0.45 एफसी कैसे आया, तो मैं इस पे एक वीडियो अच्छे से बनाया हूँ, आप ये देख लो। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ये सबसे पहले यहाँ पर जब सी यूज होता है, सी मतलब सिलेंड्रिकल यूज होता है। सिलेंड्रिकल जो अमेरिका का कोड यूज करता है, तो अमेरिका के बाद हम अपने इंडियन कोड में आते हैं। तो हमने पढ़ा कि अमेरिका का जो कोड होता है 0.8 टाइम ऑफ एफसी के इंडियन कोड होता है। ये अमेरिका ने ये टेस्ट को लैब में किया था। जब अमेरिका ने टेस्ट को लैब में किया था तो उसको उन्होंने फील्ड में आया तो उन्होंने अपने वैल्यू को सिर्फ 85% ही लिया। जब इन्होंने अपने वैल्यू को यहाँ पर 85% लिया तो आप 85% इसका निकाल लो, तो आपका यहाँ पर आएगा 0.67 अप्रॉक्स एफसी के। और हम इंडियन है, अपने बाद हम क्या किए थे, हमारा इंडियन का था, तो इंडियन में हमारे फिर इसमें हमने एक मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया था। तो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 था, तो उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया तो 0.45 एफसी हमारा वैल्यू आ गया था। ये हम अपना एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना था कि जो स्ट्रेन की वैल्यू है मैक्सिमम कितना ले ली, 0.35%। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ का यही था। कोड में जो आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द कंक्रीट मैक्सिमम या अल्टीमेट स्ट्रेन 0.35% है। यानी यहाँ पर जो इन्होंने लिया ये हमारा 0.35% लिया है स्टार्टिंग टू कोड, और वो भी अजप्शन नंबर 2 है। अब अजप्शन नंबर 2 हमने अच्छे से देख लिया, अब हम क्या करेंगे 3 देखेंगे। ये बोला है, फिर ये बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन द कंक्रीट में बी assumed to be rectangular, trapezoidal और parabolic या may be other shape which resulted to prediction of the strength of the substantial agreement with the test। आप क्या करोगे, ये हमारी जो कर्व दी है इन्होंने, यानी ये कर्व का जो फॉर्मेशन बनेगा मींस ए, यहाँ के बाद ये स्टेट है और ये हमारी पैराबोलिक है। ये हमारी आईएस कोड दी है। कौन सा आईएस कोड दी है, इंडियन स्टैंडर्ड 456। ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारा टेस्टिंग किया था, लगभग 200 से 300 और लगभग 2000 से 3000 क्यूब प्रिपेयर किए थे, यानी स्पेसमैन प्रिपेयर किए थे। और उन्होंने जब टेस्ट को परफॉर्मेंस किया लैब से उन्होंने जब फील्ड में आया, फील्ड में एक ग्राफ ड्रा किया, उन्होंने पाया कि हमारा जो ग्राफ हो रहा है, उन्होंने देखा कि 0.2% के बाद स्ट्रेन के बाद हमारी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, उसके पहले हमारी पैराबोलिक है।
ठीक है। आप यदि आपके पास 2000 सैंपल हो, अरे 2000 स्पेसमैन हो, तो आप भी एक टेस्ट परफॉर्मेंस करें। आपका कर्व हो सकता है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है या अब जो पैराबोलिक आ रहा है, आपका पैराबोलिक ना आए, यानी यहाँ पर आपकी स्टेट आ सकती है। यानी यहाँ से यहाँ तक स्टेट ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए इन्होंने बोला कि ये पैराबोलिक हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या तो आपका टोपोजेडल, ये आपका ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है। फिर से देखिए आपका एक कर्व का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका ये पैराबोलिक था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रेट है। तो ये डिपेंड करेगा आपके जो आप स्पेसमैन बनाए हो, 2 से 3 हजार स्पेसमैन, उस पे टेस्ट करके आप एक स्टैंडर्ड डेटा दे सकते हो। लेकिन जब भी हम इंडियन आईएस कोड के बेस पर अपना बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, तो हम हमेशा जो हमारी आईएस कोड दी है, यानी ये कोड का फॉर्मेशन उन्होंने दिया है ऐसा, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। अब इसका शेप कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हमने देखा, ऐसे आप टेस्टिंग करो, मान लो आपका ट्रोपोजेडल भी आ गया, तो उसको भी ले सकते हैं। रेक्टेंगल हमने देख लिया, मान लीजिए रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ये हुआ, एक ट्राइंगल होगा, पैराबोलिक भी आ सकता है। कुछ भी अदर से भी रिजल्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, जो कि आपको, आप जो करोगे टेस्टिंग करोगे, वो आप टेस्टिंग के डेटा को क्या करना चाहिए, सर्टिफाई करना चाहिए। ये कर्व, जो आप कर्व बनाओ, उस डेटा के अनुसार ये सर्टिफिकेशन करना चाहिए कि हाँ हमारी ये टेस्ट फॉर्मेट में से इतना है, इसे इसके अनुसार हमारी एक कर्व ड्रा हो रही है, तो आप वो ले सकते हो। ठीक है। अब ये हमारी क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड ने लिया था। इंडियन स्टैंडर्ड ने फिर वही बात किया था कि उन्होंने सबसे पहले ये अमेरिकन कोड को, एफसी, ये अमेरिकन का कोड था। अमेरिकन का कोड में हमने माना कि 0.8 टाइम ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को हुआ, लेकिन अमेरिका ने ये कोड अपना लैब में किया था। अमेरिका ने जब लैब से फील्ड में आया था, तो फील्ड में उन्होंने कहा कि भाई मैं फील्ड में जा रहा हूँ, तो मैं 85% ही लूंगा इस पूरे स्ट्रेंथ का। तो उन्होंने एफसी क्या कहा, यानी एफसी, एफसी मतलब सिलेंड्रिकल, तो उन्होंने सिलेंड्रिकल का 85% ही लिया, 85%। अब उसके बाद 85% जब हमने लिया, तो यहाँ पर गुणा किया, 85% इंटू 0.8, उसके बाद आपका कितना 0.8 है, 0.8। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमेरिका का कम होता है, मतलब स्ट्रेंथ कम होता है इंडियन से, इंडियन क्यूब से, बस सिलेंड्रिकल यूज करते हैं वो लोग, हम लोग क्यूब यूज करते हैं। यहाँ 0.8 एफसी के। उसके बाद हम एक अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देते हैं, क्योंकि हम अपने इंडियन स्टैंडर्ड कोड में पहुंच चुके हैं। अब हम इसको कोड को, यानी अब इस आरसीसी मटेरियल को हमें कंक्रीट फिल करना है बिल्डिंग में, यानी स्लैबिंग करना है, कॉलम बनाना है, फुटिंग बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारा जो मटेरियल का हर एक बैच, जो हमारे मटेरियल बनाया जाता है, यानी जो हर एक मिलावट होता है, हर में मशीन जो मिलाती है, उसमें कुछ हमारे कण के, सैंड के कण में डिफरेंट आ जाता है, हर एक मिनरल में डिफरेंस आता है, एग्रीगेट के हर एक मिनरल में डिफरेंस आता है, सीमेंट की मिनरल में डिफरेंस आता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 हमने लिया था, लेकिन जो हमने 0.67 हमारा आएगा, वो हमारे ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड से मिलके आता है, पॉइंट एफ सी के, 0.67 एफसी। ठीक है। यानी यहाँ बताने का मतलब हमारा यही था कि यहाँ पर जो 4.5 मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, 4.5 एफसी के। और यहाँ पर जो हमारा आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन के बारे में हमने देख लिया। ये हमारा तीसरा रिलेशन था। अब हम चौथे, इसके बाद देखिए जो आपका स्ट्रेस होता, ये देखिए आपका स्ट्रेस है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये आपका स्ट्रेस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारा 4.5 एफसी के होता है। अब ये आपका स्ट्रेन होता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया। अब यही ग्राफ को आप क्या करोगे, एच टी ले जाके एक्सिस पर ड्रा करोगे। जब इसको एक्सिस पर ड्रा करोगे, तो आपका ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है। ये हमारी क्या है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर की स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। और इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेन मिल जाएगा आपको, ये हमारी स्ट्रेन वैल्यू है, जो कि हमारी डेप्थ को डिनोट करती है। अभी हमने पढ़ा है, डेप्थ को डिनोट करती है। यानी ये हमारी 3D फॉर्मेशन है कि स्ट्रेस कैसे और स्ट्रेन का कैसे फॉर्मेशन होता है बीम के ऊपर।
तो हमारा तीसरा हो गया। अब चौथे हम देखते हैं क्या है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इग्नोर्ड। हम क्या करते हैं फोर में, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट वी कंक्रीट इज इग्नोर्ड। क्यों करते हैं फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ेंगे कि हम एक हमारा सबसे पहले हम वो एक फ्लेक्सुरल लिखते, मॉडुलस ऑफ रैप्चर्स हम निकालते हो। तो मॉडुलस ऑफ रैप्चर्स जब आप निकालते हो तो यहाँ पर पढ़ते हो 0.7 FCK। तो ये क्या होता है 0.7 FCK, क्या होती है मॉडुलस ऑफ रैप्चर, यानी एक तरह का स्ट्रेस है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस आपको पता है, आप चाहो तो यहाँ से स्ट्रेन निकालो। कैसे स्ट्रेन निकालो कंक्रीट का, 0.7 FCK डिवाइड बाई उसके बाद पीसी। पीसी क्या है, कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि आपको कोड में दिया है 5000 FCK। आप यहाँ से फ्रेंड्स को कट कर दीजिए, आप 0.7 डिवाइड बाई 5000, आप इसको हल कर दीजिए, आपको स्ट्रेन आ जाएगा। आप जब स्ट्रेन निकाल लेंगे उसके बाद आप कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन लगा दीजिए कि जो आप स्ट्रेन इन कंक्रीट है वो स्ट्रेन इज किसका होगा। यदि चाहो तो मैं इसको सोल्यूशन कर देता हूँ, इसका आप यहाँ पर करो। तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो डेटा आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक वो लगा दीजिए, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी स्ट्रेन इज स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। ठीक है, यानी जो आपकी स्टेन में स्टील में अरे स्टील स्टेन में स्टील आई है, वही स्टेन ऑफ कंक्रीट आई है। हमारे कितना आई है स्टेन इन कंक्रीट, 0.7 डिवाइड बाई 5000। अब यहाँ पे हमने स्टील में स्टेन हो गई, अब स्टील में स्टेन हो गई, ये हमारी स्टील की स्टेन है। अब जानते हो कि स्ट्रेस अब क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन टू स्टील। अब स्टेन आपको पता है, तो यहाँ पे स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं स्टील की, स्ट्रेन इन स्ट्रेस इन स्टील डिवाइड बाई ई 0.75। अब देखिए आप यहाँ पर मल्टीपल कर दो, अब जब मल्टीपल करोगे तो आपको स्ट्रेस इन स्टील में मिल जाएगा, स्ट्रेन इन आपका आएगा 0.7 इंटू 5000 इंटू 2 इंटू 10 पावर 5। आप इसको काट दो, 3 से 3, आपका 2000, यहाँ से अभी भी आपका 200 बचेगा, 5 2 चौक 20 4, अब यहाँ 7 चौक 28। अब देखिए 28 मेगा पास्कल ही आ रहा है, यानी 28 मेगा पास्कल सिर्फ कंक्रीट जो हमारी स्टील है, यानी ये किसके द्वारा स्ट्रेन स्ट्रेन इन कंक्रीट के द्वारा आया है। यानी ये कंक्रीट में सिर्फ इतना ही स्ट्रेस ले पा रही है, जो स्ट्रेन था स्ट्रेन से हमने स्टील के कंपेयर करा दिया, स्टील से कंपेयर करा दिया, यानी हमारा इतना एमपीए तक कंक्रीट लोडिंग ले पा रही है। उसके बाद हमारे क्या स्टील लोडिंग लेना स्टार्ट कर देगी। ये हमारी कितनी है स्टील और स्ट्रेस इन कंक्रीट होती है। यानी आप भी ये सिर्फ यहाँ पर जो कंक्रीट है 28 एमपीए का लोड ले पाएगा मेगा पास्कल। उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप गिर जाएगा, इतना पार्ट नीचे क्रैक होके गिर जाएगा। जब ये क्रैक होके नीचे गिर जाएगा तो उसके बाद हमने क्या इसको रोकने के लिए इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आईएस कोड ने बोला है कि द टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इग्नोर, क्योंकि 28 एमपीए बहुत छोटा मान होता है कंपेयर टू, मान लीजिए आपने एफ ही 250 यूज किया, देखिए फ्रेंड 250 और 28 कितना छोटा। मान लीजिए एफ ही आप 415 यूज किए, एफ ही आपने 500 यूज किया, तो कंपेयर टू स्टील, स्टील के आगे क्या है बहुत छोटे वैल्यू है। ठीक है, इसलिए इसके वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ पर हमने ये हमारी क्या है स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसके हम आज एक वीडियो में डिस्कशन करें हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में आप अच्छे से वहां पर देख सकते हैं। ये हमारी डी थी। अब हम चौथे देखता है, चौथा क्या बोलता है अगला, अगला बोलता है द स्ट्रेस इन द स्टील reinforcement are derived from the respectively stress strain curve for the type of the steel used। The typical curve are given the figure 23। ये फिगर 23 हमारा आईएस कोड के बारे में है, यानी ये हमारे जो फिगर 23 आप आईएस कोड खोलोगे तो उसमें है।
For the design purpose, the partial factor of safety gamma n 1.15 in steel, 1.5 in concrete applied. आप देखो कि आप जब भी मैन्युफैक्चर करते हो, क्या मैन्युफैक्चर करते हो, स्टील मैन्युफैक्चर करते हो, तो ये आपकी स्टील है, तो ये आपकी स्टील लैब में कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई, कंपनी में मैन्युफैक्चर हुई। जब अब उसको क्या करते हो, कंपनी से मैन्युफैक्चर करने के बाद जब इसको फील्ड में यूज करना है, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पर फील्ड में यूज करना है। यहाँ पर देखिए आपका रेनफोर्समेंट, जब आप फील्ड में यूज करोगे तो इसमें भी थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे। देखो ये हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15। जब आप आपकी वैल्यू देखिए यहाँ पर थी फ्रेंड्स, आपने जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड की, आपने यहाँ पर पहुंच गए। जब आप यहाँ पर पहुंच गए तो आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू निकालोगे कैसे, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको एफ आई है, एफ आई में क्या करो, स्ट्रेन पीएस का डिवाइड कर दो, उसके बाद हमारा क्या करना 1.15। अब ये हमारी यहाँ का है, यहाँ तक का टोटल स्ट्रेन है, लेकिन आपने जब यहाँ पर आ गया तो इसमें 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या किए, डिवाइड कर दियो, तो आपके पास क्या हो गया 1.15 पीएस, और उसका रेसिडुअल स्ट्रेन 0.002। ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक रेसिडुअल स्ट्रेन है। और यदि आप चाहो तो आपके पास जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो इतना स्ट्रेस है, मान लीजिए इतना होगा, और उसकी वैल्यू कितनी है इसकी वाली की, ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है एफ वाई पी एस है, ठीक है। यदि इसमें 1.15 के डिवाइड कर दो, ये वैल्यू इतनी है, और उसके बाद फ्रेंड्स इधर ये वैल्यू 0.002 है। आपको यदि ग्राफ में देखना है तो ये चीज यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये हमारी 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, रेसिडुअल स्ट्रेन होता है। ये हमारी अगला ये कोड था, ये ही है, यानी ये हमारी, यानी यहाँ पर इन्होंने बस ई में इन्होंने बात किया कि हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे उसके बारे में इन्होंने बात किया, हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बता दिया कि यूज करोगे। आप स्टील मैन्युफैक्चर करते हो कंपनी उसमें लैब में, यानी कंपनी में कंट्रोल कंडीशन होता है, जो उसको फील्ड में लाओगे तो 1.15 से जब 1.15 करते हो 0.87 एफ वाई आता है फ्रेंड्स। देखिए 0.87 एफ वाई आपका कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ भी देख लो, 7 एफ वाई अप्रोक्स यहाँ लाई कर रहा है फ्रेंड्स, ये होता है आपका 0.87 एफ वाई। अब उसके बाद आपको स्ट्रेन में क्या करना है, इसमें ES से डिवाइड कर दो, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे डुअल स्ट्रेन जितना बचा है उसको ऐड कर दो, यानी आपको नीचे का टोटल स्ट्रेन निकालना, तो आपको क्या करो, जो हमने बताया है आपको एक बार और बता देता हूँ, या तो आप एफ वाई 1.15 यस इंटू 0.002 कर दो फ्रेंड्स, या तो 0.87 एफ वाई यस, कोई दोनों एक ही है, 0.002 दोनों एक ही वैल्यू है, बस हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ये हमारी ई थी। अब अगला देखते हैं अब क्या कोड में क्या बोलता है। कोड ने बोला है, अगला कोड ने क्या बोलता है, बोला है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट द फेलर शुड नॉट बी लेस देन इतना। जब भी हमारा कंक्रीट अरे स्टील फेल हो रहा है तो उस समय जो स्ट्रेन है हमारी कंक्रीट और स्टील में, यानी स्ट्रेन है हमारी स्टील में, वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किससे 0.002 0.87 एफ वाई यस, ठीक है। इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्यों कम नहीं होना चाहिए, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेस आती है वही उसकी ही वैल्यू हमारी 0.002 0.87 या 5 ES से होता है, यानी इससे ज्यादा होने का मतलब हम क्या करें, एक अपना स्टील की वैल्यू हमारी इल्ड हो चुकी है, इल्ड हो चुकी है मतलब इसका हम एक ये पूरे ग्राफ का एक अच्छे से वीडियो बनाए फ्रेंड्स, वो आप देख लीजिएगा। यानी यहाँ के बाद आपका जो आपका स्टील है वो क्या करिए पूरी तरह से इल्ड हो चुकी है। इल्ड होने के बाद आपकी स्टील में थोड़ा एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जब इल्ड हो जाता है तो इल्ड होने के बाद वो प्लास्टिक लिमिट में चले, प्लास्टिक जोन में, क्योंकि आपको आप कर्व बनाओ स्टील का, जो आप बनाते हो
तो मान लीजिए आप ये माइल्ड स्टील है आपका, तो माइल्ड स्टील ऐसे तो आप उसमें यील्ड पॉइंट आपका मिलता नहीं। यील्ड पॉइंट मिलने के बाद आपका यहाँ पर यील्ड पॉइंट होता है, यहाँ पर देख लीजिए सेम फिगर है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपकी यील्ड है। मैं रेड यूज करता हूँ फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक आपकी यील्ड है, यानी यहाँ पर आपकी कंक्रीट यील्ड नहीं हुई है। अब उसके बाद यहाँ पर यील्ड हो जाती है। यील्ड होने के बाद क्या करते हैं, अब जैसे देखिए यील्ड हुई है तो उस समय स्ट्रेन की वैल्यू हमारी कंक्रीट के स्ट्रेन से वैल्यू से बहुत ज्यादा होती है, काफी हाई होती है जब हमारी कंक्रीट अरे हमारी स्टील यील्ड हो चुकी होती है। अब यील्ड हो चुकी है तो उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा तो जो फेलर कंक्रीट में हमारा विटल हो रहा था वो हमारी डक्टाइल फेलर होगा इसमें इसमें स्टील की वजह से। अब स्टील की वजह से हमारी यदि डक्टाइल फेल हो रही है तो आपके पास समय होता है, कोई भी स्ट्रक्चर वो धीरे धीरे फेल होता है, ठीक है। इसलिए कोड बोलता है कि जो हमारा स्ट्रेन है वो स्ट्रेन हमेशा इससे ज्यादा होनी चाहिए। मान लो स्ट्रेन इससे कम हो गई फ्रेंड्स तो कौन सा कंडीशन आ जाएगा, तो उसके लिए हम एक कंडीशन और देखेंगे। जब हमारी स्ट्रेन से कम हो जाती है तो यील्ड वैल्यू वाली जो कर्व होती है, ये कर्व हमारी रेड कलर से हम बना देते हैं, आपको रेड कलर से ये इतना ये बन गई। उसके बाद ये जो यील्ड वाली पोर्शन होती है वो आ जाती है आपकी यहाँ पे, आपकी यील्ड पोर्शन यहाँ आ गई है। उसके बाद हमारा ये हमारी इधर ये आती है एंड यील्ड में आ गई। यील्ड आने का मतलब अभी हमारी कंक्रीट 0.87 एफ प्लस 0.002 तक पहुंची ही नहीं है, यानी यहाँ तक अभी हमारी स्टील पहुंची नहीं है। यानी आप स्टील की पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे हो, आप स्टील के यील्ड नहीं करा रहे हो। जब आप स्टील की यील्ड नहीं कराओगे तो आपका जो कंक्रीट है वो स्टील से पहले यील्ड हो चुकी होगी, और जब यील्ड हो चुकी होगी तो कंक्रीट में आपका जानती हूँ कि आपकी बिटर फेलर हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिटर फेलोर के बचने के लिए हम इसलिए ओवर एनफोर्समेंट का डिजाइन नहीं करते, हम हमेशा अंडर एनफोर्समेंट, क्योंकि अंडर एनफोर्समेंट में हमारा ये कंडीशन बनता है। अंडर एनफोर्स में हमारी जो स्टील यील्ड पहले हो चुकी होती है उसके बाद हमारे इस पोर्शन में स्टील पहुंच चुकी होती है। देखिए जो स्टील आप प्रोवाइड किए हो वो कहाँ पर पहुंची है, यील्ड हो चुकी है तब पहुंची है, लेकिन दूसरे कंडीशन में हमारी स्टील यील्ड भी नहीं हुई तब भी पहुंच चुकी है। इसलिए ये हमारी अंडर रेनफोर्समेंट डिजाइन है। अंडर रेनफोर्समेंट डिजाइन रेनफोर्समेंट सेक्शन, ये है हमारा रेफरेंस। ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है और ये ऊपर वाला अंडर रेनफोर्समेंट। अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में स्टील यील्ड हो चुकी है, ये हो चुकी है इसलिए हमारा ब्रिटल फेलर होता है। ओवर रेनफोर्समेंट स्टील यील्ड नहीं होती है इसलिए हमारी डक्टाइल फेलर होती है। अरे हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमारी ओवर रेनफोर्समेंट ब्रिटल फेलर होता है ना फ्रेंड्स, और जो अंडर रेनफोर्समेंट होता है उसमें डक्टाइल फेलर होता है। ये हमारी कर्व है, देखिए ये हमारी क्या होती है, यील्ड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक यील्ड कंडीशन में है। और उसके बाद देखिए आपका स्ट्रेन वैल्यू इज फाइनल स्टेट पोर्शन, यहाँ से हमारी स्ट्रेन जो होगी वो हमारी एक स्टेट यानी सीधी रेखा में चलने लगेगी। देख रहे हो आप लगभग पॉइंट, यहाँ जब यदि आप एफ वाई यूज करो 415 फ्रेंड्स तो लगभग इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.0038 आती है, जो कि मोर है किससे 0.0035 से। यानी आपका यदि अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन कर रहे हो तो वहां पर आपका कौन सा फिलर होता है, डक्टाइल फिलर होता है। यदि आपका ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन कर रहे हो तो वहां आपकी बिटल फेलर होती है। क्यों होती है इसके बारे में हम आपके वीडियो बनाए हैं, वहां भी देख लीजिए। आपका यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अंडर एनफोर्समेंट में स्टील यील्ड हो चुकी होती है, यानी स्टील हमारी यहाँ पर पहुंच चुकी है अंडर एनफोर्समेंट। कहाँ पे अंडर एनफोर्समेंट स्टील हमारी कहाँ पहुंच चुकी है फ्रेंड्स, ये हमारी स्टील यहाँ पर पहुंच जाती है, यहाँ पर कहीं होती है अंडर एनफोर्समेंट, यानी अंडर एनफोर्स में हमारा स्टील इधर रहती है कहीं, और ओवर एनफोर्स में हमारी स्टील इधर ही घूमती रहती है, यानी वो यील्ड भी नहीं होती। इसलिए इसके पहले यानी स्ट्रेन हमारी इसके पहले कंक्रीट पहुंच जाती है और वो कौन सा फिलर कर देती है, बिटिल फिलर कर देती है। और जो हमारी स्टील यहाँ पर अंडर एनफोर्स में तो वो हमारी डक्टाइल फिलर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना।